हेलो फ्रेंड्स, वैभव अकेडमी के वीडियो 7 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग यूनिट 1 फिजिक्स का यूनिट 1 मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उसके लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिजिक्स के जो वीडियोस डाले हुए हैं उसमें सेकेंड वीडियो को देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। वैसे जो आज का हमारा न्यू टॉपिक है, जहां से हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो है रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज दिस रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने डेंसिटी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर डेंसिटी इसलिए इस टॉपिक के लिए आपको डेंसिटी पूरा देख के आना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी ये टॉपिक क्या है, कैसे निकलता है, सब कुछ सारा मैंने डेंसिटी के बारे में, सिर्फ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों का कंपैरिजन अभी इस वीडियो में बताता हूँ। धीरे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होता चला जाएगा। पर पिछला वीडियो जरूर देखिए, वो बहुत जरूरी है इस वाले टॉपिक के लिए। ओके, इसीलिए मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया ताकि आपके माइंड में दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक की क्लियरेंस ही हमारे स्कोर को पेपर के टाइम बढ़ाती है। जितना ज्यादा हमारा टॉपिक क्लियर होगा उतना ज्यादा हमारे मार्क्स गेन होते चले जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? कोई दो चीजों की डेंसिटी हमें पता है, उसका कंपैरिजन कर दिया जाए। कंपैरिजन इन द सेंस दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। दोनों को कंपेयर करने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। द रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी, इज द कंपैरिजन, सीधे सीधे सरल भाषा में, between density of the substance is the, देखो, the relative density is the comparison between the density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ लोगों के मन में यहाँ आया कि ये तो सिर्फ पानी से कंपैरिजन करा दिया, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें हमारा दो चीजों का कंपैरिजन कैसे आया? ठीक, वो सब मैं अभी आपको धीरे 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 अभी जैसे जैसे इसकी प्रूविंग करेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चन होते हैं उतने अच्छे से क्लियर होता है टॉपिक। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई? कंपैरिजन बिटवीन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 4 डिग्री लिख लेते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग डेंसिटी को आर डी से वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आर डी। आर डी इज इक्वल टू डी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अपॉन डी ऑफ वाटर, वेयर डी, डी क्या है हमारा? डेंसिटी एट 4 डिग्री। एक आर डी क्या हो गई हमारी? रिलेटिव डेंसिटी। डी क्या हो गई? डेंसिटी। अब बात करते हैं इसका एक और सिंपलर मेथड में आते हैं। एक लेवल, एक स्टेप ये हो गया, अगले स्टेप में आते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी हमने पिछले वीडियो में बताया कि डी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आर डी को हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। सिर्फ इतना लिख देते हैं, मास लिखते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस ठीक। फिर से क्या लिख दें?
वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना हमें लेना है ले लिया। ठीक, अब डेंसिटी, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होगा। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आएगा। फिर मास ऑफ वाटर, एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन डालने जा रहे हैं कि इसके वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस दोनों को इक्वल कर देंगे। मतलब दोनों वॉल्यूम अगर हम लोग इक्वल मान के चलिए, हमने सब्सटेंस ले लिया 10 ml और वाटर भी ले लिया 10 ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। वहां पे पानी लिया हमने, वाटर लिया 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना 10 ml, और सब्सटेंस लिया 10 ml। लिक्विड में हम जा रहे हैं, सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम, अरे यार ले चलो ठीक है, तो एक और तरीके से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। एक क्यूबॉइड लिया 10 मीटर क्यूब का, ठीक, उसकी वॉल्यूम हो गई 10 मीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पर वाटर ले लिया 10 लीटर, ठीक, दोनों बात एक है। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया हुआ है कि लीटर और मीटर क्यूब दोनों एक ही चीज होती है, इसीलिए मैंने यूनिट का भी ध्यान रखते हुए इसीलिए ऐसा एग्जांपल दिया। अब ये दोनों अगर सेम हो जाएंगी, ये कटा ये कटा, कट गया, तो हमें नई आरडी का फॉर्मूला जो मिला, आरडी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी, आरडी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी। जो नया आरडी का फॉर्मूला मिला वो हो जाएगा कुछ ऐसे, मास ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ दैट, जितना वॉल्यूम का हमने ये सब्सटेंस लिया था उतने का मास। अब मास ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ओके। तो नया आरडी का फॉर्मूला हो गया, चलिए लिख लेते हैं, बोल तो दिया ही है, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस upon mass of equal volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ से हम लोग एक रिलेटिव डेंसिटी की एक और डेफिनेशन मतलब कि बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो लोग नोट्स बना रहे हो उनके लिए ये पॉइंट्स, ये बात, ये वाली डेफिनेशन है बहुत 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 जरूरी है, कि अगर कभी मान के चलिए पहली वाली हमारे दिमाग से स्किप हो गई तो दूसरी वाली हमारे काम आ जाएगी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोगों ने मास कंपैरिजन में ही इसकी डेफिनेशन बना ली, ठीक। यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी टॉपिक ओवर हो गया। अब हम लोग इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ आरडी, ठीक। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि यूनिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया था डेंसिटी का, D इज इक्वल टू M अपॉन V, मास का kg, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे ही इसका हम लोग लिख लेते हैं
अगर हम लोग सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले से जाते हैं, ठीक, ऊपर वाले फॉर्मूले में पहला क्या लिखा है, मास, तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। नीचे भी क्या लिखा हुआ है, मास, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, केजी। दोनों केजी केजी कट गए, कैंसिल हो गए, सॉरी कट नहीं गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये हमारी क्या बन गई, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। इट हैज नो यूनिट, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऐसी कुछ ही क्वांटिटीज आपको आगे पढ़ने में मिलेंगी जो कि यूनिटलेस हो जाती है। अभी एग्जाम्पल मुझे माइंड में एकदम नहीं आ रहा है, पर हाँ बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी जो कि यूनिटलेस हो जाती है। ठीक, अगर इसका एक और तरीके से बता दूं, ये किसका कंपैरिजन था, डेंसिटी का कंपैरिजन था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी का हमने वो ने क्या पढ़ी थी, सेकेंड मेथड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पढ़ी थी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यूनिटलेस। ओके, क्या हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी। एक एग्जांपल से बात करते हैं इसको, अगर और अच्छे से समझना है तो अगर हमसे कोई कह दे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपका सामने वाले से क्वेश्चन होना चाहिए कि पहले डेंसिटी बताओ, किसकी, किसकी, कॉपर, कॉपर की डेंसिटी बताओ, हम आपको रिलेटिव डेंसिटी बता रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गई, तो वो होती है 1000, ठीक, 1000 क्या हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ये हमें याद रखना है, ये हमें अपने मन में हमेशा के लिए याद रखना है। कोई भी अगर हमसे रिलेटिव डेंसिटी निकालने को कहता है तो ये हमें कभी नहीं देगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं देगा, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस देगा, और वो उसको देना ही होगा। और अगर वो नहीं देता है तो आप क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, इमीडिएटली लीव कर सकते हैं। ओके, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर क्या होती है, यहाँ पे जगह है इसलिए इतने में बता देते हैं, आरडी निकालना है। पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे जो कि होती है 8900, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको बताई है वो है 1000। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या हो गई, 8.9, क्या हो गई, 8.9। अब नई चीज पढ़ते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन डी ऑफ सब्सटेंस एंड आरडी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और रिलेटिव डेंसिटी के बीच का जो रिलेशन उसको बनाने जा रहे हैं। तो आरडी का फॉर्मूला क्या ही था, डी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब यहां से इतना देखने के बाद जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो यहां से कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ डी ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे पहले इधर। हमारे लिखने से पहले ही उनके दिमाग में इतना चल जाएगा कि कुछ नहीं, आरडी में 1000 का मल्टीप्लाई करो, डी ऑफ सब्सटेंस आ गया, आरडी डी डब्ल्यू। यहाँ डी डब्ल्यू क्या है, डी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर एट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल के हमारे सामने है। ठीक, और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, डी सब्सटेंस इज इक्वल टू आर डी इंटू 1000। अब इतना देखने के बाद एक स्टेप और इसके अंदर घुसते हैं और एक अच्छी चीज बताते हैं, जो रिलेटिव डेंसिटी, जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है सब्सटेंस की, वो हमारी क्या होती है, सब्सटेंस की
वह डेंसिटी जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर के क्यूब के उसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करी जाती है, उस वही डेंसिटी हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी। अगर मान के चलिए आपको, जैसा हम लोग यहाँ पर या इस जगह मैंने अभी कॉपर की डेंसिटी लिखी 8900, वो हमारी क्या थी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में थी। अब उसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब हटाएं और ग्राम पर लगाएं तो क्या हो जाएगी, 1000 से डिवाइड किया 8.9। ठीक, ये मैंने आपको पहले नहीं दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि कन्वर्जन कैसे होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्जन कैसे होता है। तो उसमें 1000 का फैक्टर आप लोग देखेंगे, सेकंड वीडियो को एक बार फिर से देखिए जाके, उसमें देखे जाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि सिर्फ 1000 का डिफरेंस आता है। इस वजह से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे और लिख सकते हैं, डी ऑफ सब्सटेंस आर डी, यहाँ पे लिखो इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई क्वेश्चन दिया है 2 मार्क्स का है, एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ समथिंग if its density, express density of something in relative density if its density is 8.9 gram per centimeter cube, then आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन लीव करनी, अगले लाइन पे लिख देना 8.9 विदाउट यूनिट। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इसकी यूनिट होगी पर इसकी यूनिट नहीं होगी, आरडी की कोई यूनिट नहीं होती है, अभी मैंने बताया है। ओके, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर। मतलब कि पहले लिख लें, पहले समझ लेते हैं जब तक बोर्ड क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि डेंसिटी में टेम्परेचर से क्या चेंज आता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर तापमान को बोलते हैं। ठीक, तापमान अगर बदले तो डेंसिटी में क्या बदलाव आएगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर। तो 2-3 बातें अगर हम लोग जान लें तो ये टॉपिक बिल्कुल कुछ किसी लायक नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई चीज रखी है हमारे पास, ठीक, उस मान लीजिए ये पेन, सिर्फ ये पेन देखिएगा और आपको मैं भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये पेन दिख रहा है, और इस यहाँ के आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन इन द सेंस इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, दिख रहा है ना, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है। अब फिर से आ जाओ इसी पेन पे, यहाँ पे ये पेन रखा है, हम नहीं खड़े हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेन है। इतने सराउंडिंग का मैंने टेम्परेचर आइस जैकेट लगा के कम कर दिया। आइस जैकेट क्या होती है, एक ऐसा डिवाइस जिसमें चारों ओर से बर्फ भरी हो, उसे हम लोग बोलते हैं आइस जैकेट। ठीक, उसको लगा दें तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे इसकी वॉल्यूम, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मैंने 2 शब्द बोले हैं, पहला एक्सपैंड, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड में वॉल्यूम बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम घट जाता है। अगर वॉल्यूम घटा तब क्या होगा, पहले ये लिख लें, टेम्परेचर कम, वॉल्यूम कम। ठीक, वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम। अब आ जाते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में। ठीक,
हम लोगों का पढ़ना क्या है, डेंसिटी में क्या चेंज आया। ये तो हमने सिर्फ वॉल्यूम देख लिया कि वॉल्यूम में क्या चेंज आया है टेम्परेचर बढ़ने या घटने में। ठीक, पहला केस ये, दूसरा केस ये, डी लिया, डेंसिटी क्या हो गई, मास ऑन वॉल्यूम। हमने मास से हमें कोई लेना ही देना नहीं है, मास में कोई चेंज नहीं आता, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। पहले दिन के वीडियो में मैंने बताया है, उसको अच्छे से देखिए, एक बार खोलिए और देखिए उसको। मैंने जब जहाँ पे वेट और मास दोनों का कंपैरिजन किया है, वहां पे मैंने बताया कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, चाहे फिजिकल लगा लो चाहे केमिकल कुछ भी कर लो। ठीक, अब ये आ गई वॉल्यूम। अब यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत। ठीक, अगर ये बढ़ गया, ठीक, तो ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी। नहीं, कुछ समझ में नहीं आई, क्या बोले गए सर। ठीक, सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ऊपर हमने लिया मास 1 kg, 1 kg, वॉल्यूम ली 4 मीटर क्यूब। ठीक, वॉल्यूम ली 4 मीटर क्यूब, तो इसका डेंसिटी क्या है, 0.4 मीटर, 0.25, क्या है, 0.25। समझ गए। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, इसको कर दिया 1.8, 1/8, क्या कर दिया, 1/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0.125, 0.25 से 0.125 डिक्रीज हुआ। क्लियर हुआ माइंड में। ऐसे स्कूल वाले कभी नहीं बताते हैं, वो इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ गई डेंसिटी घट गई, डेंसिटी बढ़ गई वॉल्यूम घट गई, बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया। अगर यहीं पे यहाँ ये वैल्यू रख दी, आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि अगर ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को 16 रखना है, 1/16, और कमेंट करके आंसर बताना है कि वॉल्यूम घटी की बढ़ी, वॉल्यूम नहीं सॉरी डेंसिटी घटी की बढ़ी। ठीक, अब ऐसे ही केस 1 हमने ले लिया, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में लिया D = m/v। इतनी बार मैंने D = m/v बोला है, और अगर सभी को जितनी बार मैंने बोला है वो काउंट करके आपको कमेंट करना है, ताकि नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। आपको सुनना है पूरा वीडियो और फिर काउंट करना है कि D = m/v मैंने कितनी बार बोला है, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है। यहाँ पे लेते हैं 1/8, मैंने पहले ले लिया। ऊपर वाले एग्जांपल से देखते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा, 0.125। वॉल्यूम ले ही नहीं थी, अब वॉल्यूम घटानी है, वॉल्यूम घटा दें, वॉल्यूम घटाई, यहाँ आया 4 आया, 8 से 4 में आ गया, तो डेंसिटी क्या हुई, 0.125 से 0.25 घटने। जैसे ही हमने वॉल्यूम घटाई तो क्या हुई, डेंसिटी इंक्रीज कर गई। अब यहाँ पे अब ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं यही जरूरी है, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी घट गई, डेंसिटी डी डिक्रीज, टेम्परेचर घटा वॉल्यूम घटी डेंसिटी बढ़ गई। तो एक चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर के डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब हम लोग एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपैरिजन कर रहे हो और दूसरे दोनों विपरीत आंसर दे रहे हो, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो वो 1/, में आ जाती है। ठीक, ऐसे ही देखो D = 1/v है इंटू m, 1/v इंटू m, 1/v वॉल्यूम के डेंसिटी क्या हो गई। यहाँ से एक और चीज समझ गए, डेंसिटी के वॉल्यूम क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और मेरा ये वाला बताने का तरीका अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो मैं
और अच्छा तरीका बताऊंगा। ओके, कमेंट। अब इस वीडियो के और इस चैप्टर के हम लोग लास्ट सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। क्या नाम है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक। फ्लोटिंग का मीन क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। कोई सरफेस है, उसमें ये चीज ऐसे है। अगर कोई लिक्विड सरफेस, लिक्विड, तैरने का मतलब लिक्विड होना जरूरी है, और ये ऐसे रखी है तो ये तैर रही है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक, हमने ये रखा सरफेस और यहाँ से एक सब्सटेंस छोड़ा और वो पूरा इस जैसे ही गई ऐसे ही वो, अगर वो डूब गया, उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग। क्या बोलते हैं? सिंकिंग। समझ में आ गया? अब फ्लोटिंग एंड सिंकिंग होता कब है, ये जानने वाली बात है। ठीक, ये हमारे कोर्स में, मतलब कि ये कोर्स में ये चीज क्यों आई, इस वजह से आई कि इसका ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेंसिटी। पिछले वीडियो से लेके अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी को एक एस्पेक्ट में बात करते हुए फ्लोटिंग को समझते हैं। फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग तैरना है। ठीक, अब ये तैरेगी कब कोई चीज? जब वो हल्की हो। क्या हो? हल्की हो। नोटिस करिएगा, हल्की, लाइट हो। तो अगर जब जिस लिक्विड में प्लेस करी गई है उसकी डेंसिटी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से, देन दैट सब्सटेंस विल फ्लोट। समझ गए ना? इफ हम लोग इसको दो पॉइंट्स में समझेंगे। इफ डी ऑफ सब्सटेंस, डी ऑफ लिक्विड से समझते हैं, डी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डी ऑफ सब्सटेंस, then that substance will flow। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है सब्सटेंस की डेंसिटी से, तो वो चीज फ्लोट करेगी। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग। वो मतलब कि अगर हमें एग्जांपल के तौर पे देखना है कि फ्लोटिंग क्या होता है, तो चलिए आके देखते हैं। तो पहले डालते हैं एग्जांपल। इसको मैं एक एक्टिविटी की तरह बताता हूँ। पहले तो आप एक बाउल लीजिए, बाउल लिया, बाउल में पानी भर लिया। ठीक, अब इसमें क्या लीजिए? एक लकड़ी का टुकड़ा। ठीक, लकड़ी का टुकड़ा लिया, बिल्कुल छोटा होना चाहिए साइज में। जैसे ही आप उसको उसके ऊपर रखेंगे तो वो उसके ऊपर तैरने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। ठीक, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट सिंकिंग पढ़ते हैं। सिंकिंग, सिंकिंग में क्या होता है? इफ डी ऑफ लिक्विड, डी इन द सेंस इज डेंसिटी, डी ऑफ लिक्विड इज लेस देन the density of substance, then that substance, then the d of that substance, then that substance will float. Then sorry float, not float, then that substance will sink। sink मतलब डूब जाएगा।
मतलब ये लाइन क्या कह रही है, अगर डेंसिटी लिक्विड की कम हो जाए और सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, उस केस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो अगर हम यहाँ पर एक मेटल पीस रख दें इतना ही बड़ा, जितना साइज किसका था, वुडन पीस का, तो वो पीस यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंकिंग। क्या बोलेंगे, सिंकिंग। ठीक, तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ये दोनों जो हमारे डेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक थे, ये आपको समझ में आ गए। तो अब हम लोग आते हैं इसकी अगली चीज में, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, या एप्लीकेशंस ऑफ डेंसिटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग वर्बली ही सीखेंगे, वर्बली जानेंगे और सीखेंगे। तो इसका पहला एप्लीकेशन आ जाता है आइसबर्ग। अब ये क्या होता है, पहले तो आइसबर्ग से पहले हम लोग एक चीज जान लें कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कुछ समझ नहीं है, पता नहीं क्या बोल गए। आइस की डेंसिटी मतलब बर्फ की डेंसिटी पानी के डेंसिटी के मुकाबले बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं, और इनके मतलब कि आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में हवा आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी गैप बन जाता है, जिसको आगे जाके हम ही पढ़ाएंगे आपको हेक्सागोनल शेप में। वो एक तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सारे मॉलिक्यूल्स उसके, जिसकी वजह से काफ़ी उसकी डेंसिटी कम होती है पानी को। इसी वजह से आइस क्यूब हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है। अब इसका जो टॉपिक है आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होता है, जब कहीं, अब कहीं क्या, सीधे सीधे बात करते हैं, एंटार्क्टिका या अटलांटिक ओशन में आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे सिर्फ बर्फ के, जो कि पानी के ओशन के ऊपर तैर रहे हैं। होता है, सुना होगा, देखा होगा कई सारी मूवीज। एक मूवी तो सभी के मुंह पे होती है जब इस केस की बात होती है, जिसका नाम है टाइटैनिक। वो उसका जो विनाश हुआ था उस शिप का, वो सिर्फ इसी आइसबर्ग के कारण हुआ, क्योंकि एक जानकारी एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं कि सिर्फ उसका 1/10 पोर्शन हम लोग को दिखता है, मतलब कि 10 गुना पोर्शन जितना हम लोग को दिख रहा है ऊपर, उसका 10 गुना पोर्शन उसके नीचे होता है, जो कि हम लोग को पता ही नहीं होता। ठीक है, अब आइसबर्ग फ्लोट करता है, क्या करता है, फ्लोट, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। ये हो गया पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है हाइड्रोमीटर। अब ये क्या होता है, सभी के घर में इन्वर्टर तो लगा ही होगा, लगा हुआ है। ठीक, हाइड्रोमीटर एक, अगर कभी कभी बाहर से अगर हम लोग मिस्त्री वगैरह को बुलाते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो भैया पानी कम है इसमें, पानी डाल दो, तो वैसे बताता कैसे कि पानी कम है, एक मीटर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। वो एसिड सॉल्यूशन को देखने के लिए होता है। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्लोटेशन। किस प्रिंसिपल पे, उसके नीचे एक पतली सी प्लास्टिक की कॉर्क होती है जो कि फ्लोट करती रहती है पानी के ऊपर, जो मतलब एसिड सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे जैसे पानी कम होता चला, पानी या एसिड सॉल्यूशन कम होता चला जाता है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और ऊपर जहाँ पे मेजर हो रहा होता है वो भी नीचे आ रहा होता है। जब वो बिल्कुल नीचे आ जाता है तभी मिस्त्री कहता है, क्या कहता है, भैया पानी खत्म हो गया, आप बस पानी डाल दो, सही हो जाएगा। ठीक, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इसका एग्जांपल या एप्लीकेशन आप जान लीजिए, वो होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे कि मिल्क अगर हो, मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए इसका मेन इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे वो ऐसे इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि जैसे अगर वाटर हो तो वो ऊपर आ जाए, जितने फैट्स हो वो बीच में आ जाए, और अगर कोई इम्प्योरिटी हो तो वो नीचे आ जाए। तो ये किस प्लेसेस पे कर रहा है, तो सिंक एंड फ्लोटेशन दोनों ही प्रिंसिपल इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो कि हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे थे फिजिक्स का, यहाँ से ओवर हो जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं वह होगा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं इस वीडियो के नोट्स आपको नहीं देने जा रहा जैसे मैं पहले के वीडियोस में देता था।
इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज डू कमेंट मी. I will be highly blessed if you comment me about notes, and if you have any doubt you are free to ask. Okay, thank you for watching.